रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th केमिस्ट्री, ठीक है। और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट हाउ वी कैन मेक अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, क्वांटिटेटिवली इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, quantitative relationship in terms of masses, in terms of moles, in terms of molecules, and in terms of volumes of reactants and the products. And this quantitative relationship, as you know, this is known as stoichiometry. It was first this term stoichiometry, that is to measure an element. This term was used by Richter. ठीक है। Now जो आज हमारा टॉपिक है, पहले ही बोला मैंने कि इट्स हाउ वी कैन मेक अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। दैट इज, आई विल राइट हियर मेकिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है। जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है, इसमें कुछ लिमिटेशंस होती है, दैट वी हैव टू इरेडिकेट, दैट वी हैव टू रिमूव। और वो हम कैसे कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव। फर्स्ट, पहला मैं लिखूंगा, पहले कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट वे, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, by indicating the physical state of reactants and products। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा यहां पे कि by indicating the physical state of reactants and products, यूजुअली जब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, पहले अगर वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हम उसको पहले, उसके बाद पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम मेंशन नहीं करते फिजिकल स्टेट। लेकिन अगर हम एक केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, उनका फिजिकल स्टेट डिनोट करेंगे, ठीक है, उससे जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है, उससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यूजुअली जो है फिजिकल स्टेट्स जो है ना, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो हम बोलते हैं एक तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। एंड वन मोर थिंग हम ऐड करते हैं, अगर कोई मतलब कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा, अगर वो मतलब एक्वस फॉर्म में हो, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो उसके लिए हम एक्वस का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा जो सॉलिड स्टेट है, solid state is indicated, yeah, we can say represented, is represented as, ब्रैकेट में हम लिखते हैं सिंपली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने हम ब्रैकेट में लिखते हैं एस। एस डिनोट सॉलिड, यानी कि अगर रिएक्टेंट का स्टेट जो है सॉलिड स्टेट हो तो हम एस लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। और अगर लिक्विड स्टेट है, अगर लिक्विड स्टेट है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, ठीक है, उसका स्टेट लिक्विड है, यानी कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का लिक्विड या लिक्विड है, तो लिक्विड स्टेट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज एल। तो सिंपली हम ब्रैकेट में एल लिखते हैं, एल जो है एल रिप्रेजेंट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। नाउ अगर कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट, ठीक है, अगर वो गैसियस स्टेट में है, तो हम वहां पे उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिखूंगा यहां पे लिक्विड स्टेट जो है, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज, सिंपली लिक्विड जो गैसियस स्टेट है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द लास्ट, अगर
कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट, ठीक है, उसका जो स्टेट है वो एक्वस फॉर्म में है, यानी कि इट इज एज अ सोल्यूशन फॉर्म, सोल्यूशन ऑफ वाटर, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं aqueous state is represented as, सिंपली ब्रैकेट में हम लिखते हैं AQ. AQ रिप्रेजेंट्स एक्वस, यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, दैट इज उसका जो कंपाउंड है वो दैट इज सॉल्युबल इन द वाटर, उसके लिए हम लिखते हैं एक्वा, ठीक है. नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल से समझाते हैं. रिएक्शन बिटवीन, आपने रिएक्शन इससे पहले भी पढ़ी होगी, रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एंड सल्फ्यूरिक एसिड. यहां पे रिएक्शन जो है, रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मैं लिखता हूं सिंपली इन टर्म्स ऑफ वर्ड इक्वेशन में लिखूंगा यार, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करूंगा. जिंक, उसके लिए सिंबल है Zn प्लस H2SO4, ठीक है. व्हेन दिस रिएक्शन ऑकर्स, यहां पे हमें बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 plus H2. This is the complete reaction. That is reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid. Now we will balance the chemical equation. Let's see, zinc 1 atom and on this side, on the product side, zinc 1 atom. Hydrogen 2 times, यहाँ पे भी hydrogen 2 times है, and sulfur 1 times, 1 time is sulfur atom, oxygen 4 times. Here on the product side, oxygen 4 times. The chemical equation is balanced. Now we know this is a balanced chemical equation and this is the complete chemical equation. But अगर हम इन रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का स्टेट भी आप डिनोट करेंगे तो उससे एक केमिकल इक्वेशन जो है इसके बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी. कैसे? जिंक एज यू नो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स दैट इज ये सॉलिड में होता है. मैंने ऊपर लिखा जो सॉलिड स्टेट होता है, सिंपली हम ब्रैकेट में S लिखते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे S लिखूंगा. जिंक जो है सॉलिड होता है, ठीक है. H2SO4, यहां पे हम एक चीज कर सकते हैं, मैंने पहले बोला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट हम कैसे करते हैं? सिंपली या तो हम इसको वाटर में ऐड कर दें, ठीक है, तो हम उसके लिए एक्वस भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली हम डाइल्यूट या एक्वस लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा एक्वस, ठीक है. AQ, ठीक है ना, दैट इज इट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म. नाउ आपको मिल जाता है जो जनरल रिएक्शन होती है, रिएक्शन बिटवीन जिंक इज द मेटल एंड दिस इज H2SO4, दिस इज एन एसिड, डाइल्यूट एसिड. जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है, वहां पे उसका मेटेलिक सॉल्ट बनता है, जैसे कि हमें यहां पे बना जिंक सल्फेट, ठीक है, और वहां पे गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस. और यहां पे जो ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट जो है हमें एक्वस फॉर्म में रहता है, दैट इज ये सॉल्यूशन में ही रहता है. नाउ एंड यहां पे गैस, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज गैस, ठीक है. तो यहां पे हमें गैस मिल जाती है, हाइड्रोजन गैस. We know जो this reaction is characterized by the evolution of gas and alternately हम एक और चीज करते हैं कि जिस रिएक्शन में, जिस केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है, हम वहां उस रिएक्शन में उस गैसियस प्रोडक्ट को जो है, उस गैसियस प्रोडक्ट के मतलब ब्रैकेट के इस साइड में हम ऐसे एरो डाल देते हैं, पॉइंट, बट द एरो इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, बट द एरो इज पॉइंटिंग upwards. This thing indicates that this reaction, this is accompanied by the evolution of gas. कौन सी गैस? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस. क्योंकि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ मिलता है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, या और कोई मिनरल एसिड हो, तो वहां पे मेटेलिक सॉल्ट बनता है. एंड द सेकंड थिंग, वहां पे ऑलवेज हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो जाती है. और मैंने यहां पे बोला कि जब भी गैस इवॉल्व होती है, वी आर पॉइंटिंग एन एरो बट पॉइंटिंग अपवर्ड्स. This thing indicates that this reaction is characterized by the evolution of gas. ठीक है. And one more thing,
हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी? प्रेसिपिटेशन दैट इज इनसॉल्युबल मास इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल वी हैव अ रिएक्शन बिटवीन, वन मोर एग्जांपल, रिएक्शन में सिंपली रिएक्शन से दिखाऊंगा अभी, केमिकल इक्वेशन के जरिए से। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, ठीक है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl। जब ये रिएक्शन हो जाती है, जब हम, लेकिन जहां पे प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो हमने वहां पे दो एक्वस सॉल्यूशंस लिए होते। तो ये जो है इनके एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हमने इनको सॉल्युबल फॉर्म में लिया होता, इनको हमने वाटर में पहले डिसॉल्व किया होता, फिर हम इन दो को मिक्स कर देते हैं। दीज आर द टू सॉल्ट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस। AQ represents aqua, that is soluble in the water, that is in the presence of a solution. Now जब ये दो मिक्स हो जाते हैं तो यहां पे क्या होता है, रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, जब प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां पे बनता है हमें AgCl, ठीक है, प्लस यहां पे बनता है हमें AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। बट यहां पे क्या हुआ, आपने यहां पे दो आयोनिक कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस मिक्स किए थे, ठीक है, और जब दो आयोनिक कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस कंबाइन हो जाते हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें से एक प्रोडक्ट जो इट कम्स आउट टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट सिंपली क्या होता है, इनसॉल्युबल मास क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दो कंपाउंड्स बने यहां पे, लेकिन वो जो बनता है वो ये वाला बनता है, ठीक है, AgL सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और हम ये जो सॉलिड मास होता है इसके यहां पे ब्रैकेट में हम इसके सामने लिखते हैं S, क्या लिखते हैं S। और ये जो है सोडियम नाइट्रेट, इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, इट रिमेन्स इन द, यानी कि ये इस रिएक्शन मिक्सचर में इट रिमेन्स एज सच, इट इज नॉट प्रेसिपिटेटेड आउट। सो यहां पे हम लिखते हैं एक्वा। एंड यहां पे जो सिल्वर क्लोराइड है, इट हैज बीन फॉर्म्ड एज अ प्रेसिपिटेट। यहां पे भी हम एरो डाल देते हैं, बट एरो इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, बट द एरो इज पॉइंटिंग, दिस एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स indicates that this reaction is accompanied by the formation of precipitate, and such a reaction, इसको हम आगे जाके भी फिर से डिस्कस करना है इस रिएक्शन को। ऐसी रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। सो ये सब चीजें मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने से हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये दो केमिकल इक्वेशन जो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गई। नाउ एक और कंडीशन है, आई विल रब द बोर्ड हियर। नाउ एक और पॉइंट है जिससे हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एनी एक्वस फॉर्म, अगर कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट है। नाउ एक और पॉइंट जिससे हम बोल सकते हैं, एक और प्रोसीजर जिससे हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, दैट इज बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस अकम्पनिंग द केमिकल रिएक्शन। By indicating the heat change accompanying a chemical reaction,
हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है विच आर अकम्पनीड बाय द बाय द इवोल्यूशन और बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, इससे पहले हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यू कैन से बाय द राइज इन द टेंपरेचर और बाय द फॉल इन द टेंपरेचर, या यू कैन से बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और बाय द इवोल्यूशन ऑफ द हीट। ठीक है, लेकिन हम यूजुअली वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम करेंगे, कभी पूछा भी जाता है, ठीक है ना, तो उससे जो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। फॉर एग्जांपल आई विल explain it by an example. You have reaction between zinc and sulfuric acid. Zinc and sulfuric acid. Yeah, you can say dilute sulfuric acid. It is understood. जब रिएक्शन हो जाती है जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, जब ये रिएक्शन हो जाती है ना, जिंक प्लस H2SO4, इट गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस. First balance, it is balanced chemical equation. Now we indicate the physical state of reactants and products. Simply यहां सॉलिड है, ये एक्वस है, दिस इज अगेन एक्वस, ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, प्लस ये गैस है, और यू कैन ऑल्सो पॉइंट एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, पुट एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, दैट इज दिस रिएक्शन इज accompanied by the evolution of gas, that is hydrogen gas. But when this reaction is observed, यहां पे क्या होता है, लेकिन यहां पे सिर्फ गैस इवॉल्व नहीं होती, लेकिन यहां पे इस रिएक्शन में देखा गया कि ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज अगेन अकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट. इवोल्यूशन ऑफ हीट, सच अ रिएक्शन जहां पे इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम क्या करते हैं, जहां पे यानी कि हीट इवॉल्व होती है और यहां पे देयर विल बी राइज इन द टेंपरेचर, और उस जो हीट इवॉल्व हुए उसको हम सिंपली यहां पे दिखाते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड. यहां पे हम लिखते हैं हीट. क्या लिखते हैं? हीट. ठीक है, या अगर किसी रिएक्शन में से फॉर एग्जांपल कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पे और कोई हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब in the form of light या in the form of electricity produce हो रही है, तो we simply write it on the product side. ठीक है, so in case of exothermic reactions what we do is कि यहां पे हीट इवॉल्व होती है, प्लस हीट साइन इज सिंपली पुट ऑन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, वन मोर रिएक्शन वी हैव burning of coke, that is again an exothermic reaction. Burning of coke, I will put an chemical equation for that. Burning of coke, I will write C represents coke या coal you see, या carbon you see, plus it burns in the presence of oxygen. Burning of coke, it gives you CO2. But as you know, a burning process, a combustion is a chemical reaction where any substance burns, it produces lot of heat or light, and this is an exothermic reaction. And simply what we do in case of exothermic reactions, we put plus heat on this side, on the product side. This is the complete reaction. One more example we can write for it. We have a reaction between burning of, we can write burning of natural gas, that is methane, CH4 plus it again burns in the presence of oxygen. Burning always takes place in the presence of oxygen. जलने के लिए अगर किसी चीज को जलना है तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना है, अदरवाइज इट विल नॉट बर्न. ठीक है, तो कंबस्टन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो यहां पे जब रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना, ये दो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं, यहां पे क्या हो जाता है, CH4 plus O2, इट गिव्स अस CO2 plus H2O वाटर, H2O वाटर plus
हीट, तो प्लस हीट साइन मैंने यहां पे भी इंडिकेट किया ऑन द प्रोडक्ट साइड, ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन पहले ही मैंने बोला इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वेयर heat is evolved and that heat evolved is shown simply by plus heat sign on the product side. Now we have one more case जहां पे heat absorb हो जाती है. That is some chemical reactions are there which are accompanied or we can say which are characterized by the absorption of heat. यानी कि reaction जो है it takes place on the absorption of heat. तो उस केस में हम क्या करते हैं, simply for example we have reaction between, in case of endothermic reactions, endothermic reactions, endothermic reactions वो reaction होती है which are accompanied by the absorption of heat, that is fall in the temperature. For example, a reaction between nitrogen and oxygen. Reaction between nitrogen and oxygen. If we take nitrogen and oxygen and we combine them, but this reaction जो है यहां पे सिर्फ मैं लिखूंगा ऐसे N2 plus O2. N2 plus O2 it gives you NO, it gives us nitric oxide. But this reaction, this is an endothermic reaction, that is it takes place on the absorption of heat, and in such cases we put plus heat sign on the reactant side. This plus heat sign on the reactant side, it indicates that this reaction is accompanied by the absorption of heat. There are certain more points to discuss and we will inshallah discuss them in next chapters, next topics. ठीक है, it will do for today. Thank you. Dear viewers, आज जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये क्लास 10th के लिए, क्लास 10th केमिस्ट्री, ठीक है. और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट हाउ वी कैन मेक अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, क्वांटिटेटिवली इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ masses, in terms of moles, in terms of molecules, and in terms of volumes of reactants and the products. And this quantitative relationship, as you know, this is known as stoichiometry. It was first this term stoichiometry, that is to measure an element. This term was used by Richter. ठीक है. नाउ जो आज हमारा टॉपिक है, पहले ही बोला मैंने कि इट्स हाउ वी कैन मेक अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. दैट इज आई विल राइट हियर मेकिंग ऑफ chemical equation more informative. ठीक है, जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. ठीक है, लेकिन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है, इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, दैट वी हैव टू इरेडिकेट, दैट वी हैव टू रिमूव. और वो हम कैसे कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव. फर्स्ट पहला मैं लिखूंगा, पहले कैसे बना सकते हैं. फर्स्ट वे बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, by indicating the physical state of reactants and products. पहला पॉइंट जो मैंने लिखा यहां पे कि by indicating the physical state of reactants and products, यूजुअली जब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं,
पहले अगर वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हम उसको पहले उसके बाद पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम मेंशन नहीं करते फिजिकल स्टेट, लेकिन अगर हम एक केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उनका फिजिकल स्टेट डिनोट करेंगे, ठीक है, उससे जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है, उससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजुअली जो है फिजिकल स्टेट्स जो है ना, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो हम बोलते हैं एक तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। एंड वन मोर थिंग हम ऐड करते हैं, अगर कोई मतलब कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा, अगर वो मतलब एक्वस फॉर्म में हो यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हो तो उसके लिए हम एक्वस का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट is indicated, yeah, we can say represented, is represented as, ब्रैकेट में हम लिखते हैं सिंपली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने हम ब्रैकेट में लिखते हैं एस, एस डिनोट सॉलिड, यानी कि अगर रिएक्टेंट का स्टेट जो है सॉलिड स्टेट हो तो हम एस लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। और अगर लिक्विड स्टेट है, अगर लिक्विड स्टेट है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, ठीक है, उसका स्टेट लिक्विड है, यानी कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का लिक्विड या लिक्विड है, तो लिक्विड स्टेट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज एल। तो सिंपली हम ब्रैकेट में एल लिखते हैं, एल जो है एल रिप्रेजेंट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। नाउ अगर कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट, ठीक है, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो हम वहां पे उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लिखूंगा यहां पे लिक्विड स्टेट जो है, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज, सिंपली लिक्विड जो गैसियस स्टेट है चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द लास्ट, अगर कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट, ठीक है, उसका जो स्टेट है वो एक्वस फॉर्म में है, यानी कि इट इज यू नो एज अ सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ वाटर, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्वस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज, सिंपली ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्यू, एक्यू रिप्रेजेंट्स एक्वस, यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, दैट इज उसका जो कंपाउंड है वो दैट इज सॉल्युबल इन द वाटर, उसके लिए हम लिखते हैं एक्वा, ठीक है। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल से समझाते हैं, रिएक्शन बिटवीन, आपने रिएक्शन इससे पहले भी पढ़ी होगी, रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे रिएक्शन जो है, रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मैं लिखता हूं सिंपली इन टर्म्स ऑफ वर्ड इक्वेशन में लिखूंगा यार, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करूंगा। जिंक, उसके लिए सिंबल है Zn प्लस H2SO4, ठीक है। व्हेन दिस रिएक्शन ऑकर्स, यहां पे हमें बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2. This is the complete reaction. That is reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid. Now we will balance the chemical equation. Let's see, zinc 1 atom and on this side, on the product side, zinc 1 atom. Hydrogen 2 times. यहाँ पे भी hydrogen 2 times है. And sulfur 1 times. 1 time is sulfur atom. Oxygen 4 times. Here on the product side, oxygen 4 times. The chemical equation is balanced. Now
we know this is a balanced chemical equation and this is the complete chemical equation, but अगर हम इन रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का स्टेट भी आप डिनोट करेंगे तो उससे एक केमिकल इक्वेशन जो है उसके बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैसे? जिंक एज यू नो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स दैट इज ये सॉलिड में होता है। मैंने ऊपर लिखा जो सॉलिड स्टेट होता है, सिंपली हम ब्रैकेट में एस लिखते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एस लिखूंगा। जिंक जो है सॉलिड होता है, ठीक है। H2SO4, यहां पे हम एक चीज कर सकते हैं, मैंने पहले बोला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट हम कैसे करते हैं? सिंपली या तो हम इसको वाटर में ऐड कर दें, ठीक है, तो हम उसके लिए एक्वस भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली हम डाइल्यूट या एक्वस लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा एक्वस, ठीक है, AQ, ठीक है ना, दैट इज इट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म। नाउ आपको मिल जाता है जो जनरल रिएक्शन होती है, रिएक्शन बिटवीन जिंक इज द मेटल एंड दिस इज H2SO4, दिस इज एन एसिड, डाइल्यूट एसिड। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है, वहां पे उसका मेटेलिक सॉल्ट बनता है, जैसे कि हमें यहां पे बना जिंक सल्फेट, ठीक है, और वहां पे गैस इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और यहां पे जो ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट जो है हमें एक्वस फॉर्म में रहता है, दैट इज ये सॉल्यूशन में ही रहता है। नाउ एंड यहां पे गैस, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज गैस, ठीक है, तो यहां पे हमें गैस मिल जाती है, हाइड्रोजन गैस। We know जो this reaction is characterized by the evolution of gas and alternately हम एक और चीज करते हैं कि जिस रिएक्शन में, जिस केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है, हम वहां उस रिएक्शन में उस गैसियस प्रोडक्ट को जो है, उस गैसियस प्रोडक्ट के मतलब ब्रैकेट के इस साइड में हम ऐसे एरो डाल देते हैं, पॉइंट, बट द एरो इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, upwards. This thing indicates that this reaction, this is accompanied by the evolution of gas. कौन सी गैस? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ मिलता है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, या और कोई मिनरल एसिड हो, तो वहां पे मेटेलिक सॉल्ट बनता है। एंड द सेकंड थिंग, वहां पे ऑलवेज हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो जाती है। और मैंने यहां पे बोला कि जब भी गैस इवॉल्व होती है, वी आर पॉइंटिंग एन एरो बट पॉइंटिंग अपवर्ड्स। This thing indicates that this reaction is characterized by the evolution of gas, ठीक है। And one more thing, हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी? प्रेसिपिटेशन दैट इज insoluble mass is formed. For example, we have a reaction between, one more example, रिएक्शन में सिंपली रिएक्शन से दिखाऊंगा अभी, केमिकल इक्वेशन के जरिए से। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, ठीक है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl। जब ये रिएक्शन हो जाती है, जब हम, लेकिन जहां पे प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो हमने वहां पे दो एक्वस सॉल्यूशंस लिए होते। तो ये जो है इनके एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हमने इनको सॉल्युबल फॉर्म में लिया होता, इनको हमने वाटर में पहले डिसॉल्व किया होता, फिर हम इन दो को मिक्स कर देते हैं। These are the two salts of ionic compound, silver nitrate solution and sodium chloride solution. तो ये भी aqueous form में होता है, aqueous, AQ represents aqua, that is soluble in the water, that is in the presence of a solution. Now जब ये दो मिक्स हो जाते हैं, तो यहां पे क्या होता है, रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, जब प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? यहां पे बनता है हमें AgCl, ठीक है, प्लस यहां पे बनता है हमें AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। बट यहां पे क्या हुआ, आपने यहां पे दो आयोनिक कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस मिक्स किए थे, ठीक है, और जब दो आयोनिक कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस कंबाइन हो जाते हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट जो इट कम्स आउट टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट सिंपली क्या होता है, इनसॉल्युबल मास क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दो कंपाउंड्स बने यहां पे, लेकिन वो जो बनता है वो ये वाला बनता है, ठीक है, AgL सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और हम ये जो सॉलिड मास होता है, इसके यहां पे ब्रैकेट में हम इसके सामने लिखते हैं S, क्या लिखते हैं? S। और ये जो है सोडियम नाइट्रेट, इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, इट रिमेन्स इन द, यानी कि ये इस रिएक्शन मिक्सचर में इट रिमेन्स एज सच, इट इज नॉट प्रेसिपिटेटेड आउट। सो यहां पे हम लिखते हैं एक्वा। एंड यहां पे जो सिल्वर क्लोराइड है, इट हैज बीन फॉर्मड एज अ प्रेसिपिटेट। यहां पे भी हम एरो डाल देते हैं, बट एरो इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स,
This arrow pointing downwards indicates that this reaction is accompanied by the formation of precipitate. And such a reaction, इसको हम आगे जाके भी फिर से डिस्कस करना है इस रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसी रिएक्शन उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है. सो ये सब चीजें मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने से हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है. तो ये दो केमिकल इक्वेशन जो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गई. नाउ एक और कंडीशन है, आई विल रब द बोर्ड हियर. नाउ एक और पॉइंट है जिससे हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एनी एक्वस फॉर्म, अगर कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट है. नाउ एक और पॉइंट जिससे हम, या हम बोल सकते हैं एक और प्रोसीजर जिससे हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, दैट इज बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस अकम्पनिंग द केमिकल रिएक्शन. By indicating the heat change accompanying a chemical reaction. हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है विच आर accompanied by the by the evolution or by the absorption of heat. ठीक है. इससे पहले हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द, यू कैन से बाय द राइज इन द टेम्परेचर और बाय द फॉल इन द टेम्परेचर, या यू कैन से बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और बाय द इवोल्यूशन ऑफ द हीट. ठीक है. लेकिन हम यूजुअली वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मेंशन नहीं करते हैं. लेकिन अगर हम करेंगे, कभी पूछा भी जाता है, ठीक है ना, तो उससे जो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है. फॉर एग्जांपल, आई विल explain it by an example. You have reaction between zinc and sulfuric acid. Zinc and sulfuric acid. Yeah, you can say dilute sulfuric acid. It is understood. जब रिएक्शन हो जाती है जिंक प्लस H2SO4, ठीक है. जब ये रिएक्शन हो जाती है ना, जिंक प्लस H2SO4, इट गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस. फर्स्ट balance, it is balanced chemical equation. Now we indicate the physical state of reactants and products simply. यहां सॉलिड है, ये एक्वस है, दिस इज अगेन एक्वस, ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, प्लस ये गैस है. और यू कैन ऑल्सो पॉइंट एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, पुट एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, दैट इज दिस रिएक्शन इज accompanied by the evolution of gas, that is hydrogen gas. But when this reaction is observed, यहां पे क्या होता है, लेकिन यहां पे सिर्फ गैस इवॉल्व नहीं होती, लेकिन यहां पे इस रिएक्शन में देखा गया कि ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज अगेन accompanied by the evolution of heat. Such a reaction जहां पे evolution of heat होता है, उस
रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम क्या करते हैं, जहां पे यानी कि हीट इवॉल्व होती है और यहां पे देयर विल बी राइज इन द टेम्परेचर, और उस जो हीट इवॉल्व हुए उसको हम सिंपली यहां पे दिखाते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड। यहां पे हम लिखते हैं हीट। क्या लिखते हैं? हीट। ठीक है। या अगर किसी रिएक्शन में से फॉर एग्जांपल कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पे और कोई हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब in the form of light या in the form of electricity produce हो रही है, तो we simply write it on the product side। ठीक है। So in case of exothermic reactions what we do is कि यहां पे heat evolve होती है plus heat sign is simply put on the product side। ठीक है। one more reaction we have burning of coke, that is again an exothermic reaction। burning of coke, I will put a chemical equation for that। burning of coke, I will write C represents coke या coal you see या carbon you see, plus it burns in the presence of oxygen। burning of coke, it gives you CO2। but as you know, a burning process, a combustion is a chemical reaction where any substance burns, it produces lot of heat or light, and this is an exothermic reaction। and simply what we do in case of exothermic reactions, we put plus heat on this side, on the product side। this is the complete reaction। one more example we can write for it। we have a reaction between burning of, we can write burning of natural gas, that is methane, CH4 plus it again burns in the presence of oxygen। burning always takes place in the presence of oxygen। जलने के लिए कोई अगर किसी चीज को जलना है तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना है, अदरवाइज इट विल नॉट बर्न। ठीक है। तो कंबस्टन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहां पे जब रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना, ये दो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं, यहां पे क्या हो जाता है, CH4 plus O2, it gives us CO2 plus H2O water plus heat। तो प्लस हीट साइन मैंने यहां पे भी इंडिकेट किया ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले ही मैंने बोला इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वेयर heat is evolved and that heat evolved is shown simply by plus heat sign on the product side। now we have one more case जहां पे heat absorb हो जाती है, that is some chemical reactions are there which are accompanied or we can say which are characterized by the absorption of heat। यानी कि रिएक्शन जो है it takes place on the absorption of heat। तो उस केस में हम क्या करते हैं, simply for example we have reaction between, in case of endothermic reactions, endothermic reactions वो रिएक्शन होती है which are accompanied by the absorption of heat, that is fall in the temperature। for example a reaction between nitrogen and oxygen, reaction between nitrogen and oxygen। if we take nitrogen and oxygen and we combine them, but this reaction जो है यहां पे सिर्फ मैं लिखूंगा ऐसे N2 plus O2, N2 plus O2 it gives you NO, it gives us nitric oxide। but this reaction this is an endothermic reaction, that is it takes place on the absorption of heat, and in such cases we put plus heat sign on the reactant side। this plus heat sign on the reactant side, it indicates that this reaction is accompanied by the absorption of heat।
there are certain more points to discuss, and we will inshallah discuss them in next chapters, next topics. ठीक है? It will do for today. Thank you.